नमस्कार छात्र एवं छात्राओं। हमने पहले एक पार्ट वैकेशन से पहले पढ़ लिया है जिसका नाम था बड़े भाई साहब, और उसके बाद हम दूसरा एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना। अब पार्ट का नाम ऐसा है, शायद आपको ऐसा लगे कि डायरी का एक पन्ना, ये ऐसा चैप्टर यहाँ पर नाम डायरी का एक पन्ना क्यों रखा होगा। पर आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में और बहुत सारी जगह देखा होगा कि डायरी का एक पन्ना, डायरी बहुत सारे लोग लिखते हैं हर रोज, पूरे दिन भर की दिनचर्या, पूरे दिन में क्या क्या हुआ, क्या घटित हुआ, क्या अच्छी बातें, क्या बुरी बातें, वो सारी बातें जो है वो लिखी जाती हैं और उसी को डायरी का एक पन्ना, मतलब डायरी लेखन भी बोल सकते हैं। और हम जब आज़ाद न हुए थे उस वक्त की बात है, उस वक्त ये डायरी का पन्ना बहुत मायने रखता था। आज भी भारतवर्ष में हमारे ऊपर अगर हम इतिहास को याद करें तो मुगल आए, फ्रेंच आए, डच आए, बहुत सारे आए, अंग्रेज आए, और वो भयावह स्थिति पैदा हो गई कि हम खुद अपने ही देश में गुलाम बनकर रह गए। और उस गुलामी से आज़ादी प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जो विरोध किया, तरीका चाहे कैसा भी हो, शायद गांधी जी के आधार पर देखें तो तरीकों में वे अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहते थे, शांति से लड़ना चाहते थे। उसी पृष्ठभूमि के दूसरे पेज को अगर देखा जाए तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, वे सब क्रांतिकारियों की तरह, फ्रीडम फाइटर्स जिसे हम कहते हैं, उनकी तरह लड़ना चाहते हैं और लड़े। और उन्होंने थोड़ा बहुत 1857 का जो 1857 में 1857 में जो विप्लव हुआ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन सभी योद्धाओं ने, कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरह जिसमें कृष्ण भगवान ने, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, अर्जुन ने निभाई थी, ऐसी ही एक भूमिका उस वक्त उन लोगों ने निभाई थी। हर एक का अपना अपना नजरिया होता है, हर एक की अपनी अपनी बात होती है। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त पूरे भारत में आज़ादी की लॉ हर जगह नहीं चलती थी। लोग ऐसा मानते थे कि कलकत्ता में या तो बंगाल में लोग शायद आज़ाद ही नहीं होना चाहते, और इसीलिए यहाँ पर हमारे लेखक श्री सीताराम सेक्सरिया, जिनका जन्म 1892 से 1982 तक का उनका लेखा जोखा, और 1962 में उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आइए जरा हम लेखक परिचय से आपको रूबरू करवाते हैं। सीताराम सेक्सरिया 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेक्सरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता यानी कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेक्सरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक। ध्यान रखना, उस वक्त के जमाने में नारी शिक्षण को वो बढ़ावा देते थे और महिलाओं को, क्योंकि उस वक्त के जमाने में तो बहुत सारे कुरीवाज, लड़कियों को ना पढ़ाना, लड़कियों का काम है सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करना, और ये सब सारी जो मान्यताएं थी वो दृढ़ दकियानुसी ख्यालों से दूर होकर उन्होंने नारी शिक्षण की प्रेरणा दी। और वे प्रेरक के सामने आए भी सही, और प्रेरक के रूप में हमारे सामने उभरे ही से, और संस्थापक संचालक भी वे वहां के रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसा नहीं कि हिस्सा तो लिया पर काम कोई नहीं किया, ऐसा नहीं। ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, ठीक है। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि युद्ध में जाना है पर मुझे डर लग रहा है। नहीं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ताकि मैं भारत देश के लिए कुछ कर सकूं। वो जज्बा हर एक में नहीं होता, वो हिम्मत, वो ताकत, वो हौसला, वो जो वजूद अपना भले मिट जाए पर हमारे देश की आन को किसी की नजर ना लगे, बस ये एक फलसफा उनके दिमाग में था।
गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में, शायद 1962 की बात है, पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया। उन्हें वे सम्मान भी मिला। ठीक है। सीताराम सेक्सरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला था। सोच लो, एक अनपढ़ आदमी, शायद उनको शिक्षा, ऐसे एजुकेशन देने का मौका नहीं मिला था, पर उनका जो जज्बा था, उनकी हमें कदर करनी चाहिए और उनके इस जज्बे से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य से ही पढ़ना और स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा। स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारे माननीय बड़ा प्रधान पीएम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो अभी भारत के लिए लड़ रहे हैं, जिस दौर से भारत गुजर रहा है, तो अगर वो एक डायरी में कुछ लिखते हैं तो उनकी बातें जो है वो बहुत मायने रखती है पूरे विश्व के लिए, कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी विचारधाराएं हैं, क्या वो भारत को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। ये सारी बातें यहाँ एक डायरी के एक पन्ने में लिखी बात को यहाँ पाठ में विस्तृत तौर पर बताया गया है। इस पाठ का पाठ प्रवेश, दोस्तों शायद आपको यह लग रहा होगा कि मैं हर एक चैप्टर के कवि का या लेखक का परिचय या तो पाठ प्रवेश क्यों लेता हूं या क्यों पढ़ाता हूं, ताकि उससे हमें यह फायदा मिले और सुनने वाले और देखने वाले दोनों व्यक्ति को, पढ़ाने वाले को तो ज्ञान प्राप्त हो ही रहा है, पर उस सुनने वाले व्यक्ति को यह पता चले कि उस वक्त के जमाने में क्या हालात थे, कितनी कठिनाइयां थी, क्या परिस्थितियां थी, क्या दौर गुजर रहा था, और उसके विपरीत होकर भी उन्होंने कभी भी अपने इस कार्य क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। आज की तरह हमारे जो नेता लोग जो होते हैं, वैसे नेता उस वक्त नहीं थे, और उस वक्त कोई चुनाव वगैरह भी नहीं था, पर एक जज्बा ये था कि हमारे देश के लिए हमें लड़ना है, कुछ करना है, हमारे देश का नाम बदनाम हो, हमारे देश की जो छवि है वो किसी के आगे कोई अलग प्रकार से ना उभरे। ये एक जज्बा जो है वो सीताराम सेक्सरिया में था। पाठ प्रवेश में बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई है। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बात बताई है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। क्या छेड़ा था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। एक दूसरी बात, गांधी जी कभी भी हिंसात्मक आंदोलन के फेवर में नहीं थे, या उस बात की सहमति में, या वे समर्थन नहीं करते थे इस बात को कि भाई हल्ला मचे, दंगा हो, मारकाट हो, हिंदू मुसलमान या कोई भी ऐसे कोई दंगे वगैरह हो जिसमें किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाए। ऐसा वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलग जगह, आजादी की अलग जगह मतलब इस आंदोलन के कारण इस आंदोलन के कारण पूरे भारतवर्ष में जो लोग घर पे बैठे थे उनके मन में भी कहीं कहीं एक अंदरूनी सुषुप्त आत्मा जागृत हुई कि मैं इस भारत देश का व्यक्ति हूं और मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ बैठे रहने से मेरा देश, मेरा राष्ट्र प्रगति की ओर निर्माण नहीं करेगा। एक अलग जगाना मतलब उस वक्त के जमाने में सारे भारत में एक साथ एक ही खबर को पहुंचाना आज की तरह उतना आसान बिल्कुल संभव नहीं था।
इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, और ये आज की जो फेसबुक, व्हाट्सएप और उनसे इलेक्ट्रिक मीडिया से हमें तुरंत न्यूज़ में पता चल जाता है कि भाई कश्मीर में ये हुआ, राजस्थान में ये हुआ, पंजाब में ये हुआ, कोलकाता में ये हुआ, गुजरात में ये हुआ। तो ये सारी जानकारी उस वक्त उतनी तत्काल रूप से प्रभावित नहीं होती थी और लोगों के पास उतनी खबर जल्दी तत्काल नहीं जाती थी। पर आज की तारीख में वो पूरा एक बदलाव, एक माहौल अलग हो गया है। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने कल एक कहीं जगह पर फेसबुक पे कहीं देखा था कि चाइना और भारत, चाइना हमसे 2 या 3 साल पहले ही शायद आज़ाद हुआ है, पर आज उसकी इकोनॉमी, पावर और उसकी बढ़ोतरी को देखो, और आज शायद हमारे थोड़े बहुत कमनसीबी, हमारी दुर्भाग्य थोड़ा कि हमारे कोई गलत नीतियों की वजह से या किसी उन नेताओं की वजह से शायद आज भी भारत जो है वो बहुत कुछ भुगत रहा है। ध्यान रखना, ठीक। इस आंदोलन ने जनता में अलग की एक अलग जगह याद रखी। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछाकर अपने को तत्पर कर रहे थे। सर्वस्व मतलब उनको पता ही था कि अब युद्ध में जाना है और शायद हम जिंदा वापस नहीं आएंगे। सोच लो ये जज्बा। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में हर बार हर रोज बहुत सारे व्यक्ति जो है वो युद्ध लड़ रहे थे। 64 अक्षौहिणी सेना कृष्ण भगवान की दुर्योधन के पास थे। उनमें से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि हम कल का सूरज देख पाएंगे या कल की संध्या देख पाएंगे या हम अपने घर को या अपने परिवार को या हम अपने देश को या राज्य को देख पाएंगे क्या? नहीं। ये मुट्ठी में जान लेकर चलने वाले लोग थे। ठीक है, ऐसे ही लोग हमारे भारत में भी पहले से नहीं, आदिकाल से इतिहास साक्षी रहा है कि ऐसे लोग जब जब जरूरत पड़ी भारत को तब तब ऐसे लोग हमेशा उभर कर सामने आए हैं। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता दिवस मनाना 26 जनवरी 1930 का गुलाम मतलब भारत। तो उसके उस वक्त की बात है कि उस वक्त आजाद नहीं हुए हम, 1947 में आजाद हुए, पर क्या हकीकत के मायने में हम आजाद हुए? नहीं। ये उस वक्त की बात है, यानी 1930 की 26 जनवरी 1930 की बात है। ठीक है, कि गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यहां पर प्रश्न ये नहीं कि हम कब स्वतंत्र हुए थे, पर इससे पहले भी ये बताया गया है कि 26 जनवरी 1930 को वो एक पहला दिन था जब लोगों के मन में एक ऐसी बात बैठ गई थी कि अब हमें आजाद होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही दिन की तारीख है। बहुत बार ऐसे 1 मार्च में या 2 मार्च में ये प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका जवाब है 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना है। कौन से साल में? 1950 के दिन में यही दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो ये भारत है वह सही रूप में हमारे अपने गणतंत्र, हम 47 में आजाद हो गए थे, पर वो सारे अधिकार हमारे भारत देश के पास अंग्रेजों ने हमें नहीं दिए थे। हम आजाद तो हो गए थे, पर उसकी सारी व्यवस्था, उसकी सारी लोकसभा का, राज्यसभा का, वो संविधान बनाना, वो सारी बातों का ध्यान रखना, वो सारे नियम बनाना, कानून बनाना, उन कानून का पालन करना, ये सारी बातें जो है वो 1950 में हमारे हाथ में आई। और गणतंत्र दिवस सही मायने में उस वक्त 1950 में भारत गणतंत्रता के स्वरूप में हमारे सामने उभर कर आया। ठीक है, प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी लिखते, देखते, सुनते और महसूस करते थे, वे सब कुछ अपनी निजी डायरी में दर्ज करते थे। दर्ज करना मतलब लिखना, कि मान लीजिए कि आपको क्लास में कोई पढ़ा रहा है, यहाँ पर किसी ने कुछ लिखा है, किसी टीचर ने या किसी भी व्यक्ति ने, और वो बात आपको अच्छी लगी, आपको कोई जोर जबरन
कोई बातें नहीं सिखाई जा रही है, आपको अच्छी लगी कि हाँ ये मेरे काम की बात है, मुझे बताई जाए, मुझे समझाई जाए, या तो फिर मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है तो मैं इसके पॉइंट नोट आउट कर लूँ, बस यही बातें जो है वो अपनी सारी दिनचर्या में होने वाले अच्छे बुरे जो भी उनको अनुभव हुए वो सारे उस डायरी में वे अंकित करते थे कि आज के दिन में क्या क्या हुआ। ठीक है, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज करते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। 26 जनवरी, अब यहां पर मैं डेट चेंज कर रहा हूं। 26 जनवरी 1931 के दिन क्या हुआ, बस वही बात यहां पर मायने रखते हैं और वही सारा लेखा जोखा इस पूरे चैप्टर के अंदर 1931 के दिन, 26 जनवरी 1931 के दिन क्या हुआ था, बस वही बातें यहां पर बताई गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए, प्रशासकों मतलब उस वक्त की सरकार हमारी अंग्रेज गवर्नमेंट थी और उनके बनाए हुए कायदे कानून नियम वगैरह जो है उन्होंने जो भी कुछ बनाए थे वे सारे नियम जो है वो हमें उनका जबरन पालन करवाया जाता था। अगर कोई विरोध करता तो उसको देश निकाला, काला पानी या ऐसी गंभीर प्रकार की सजाएं, कोड़े बरसाना आदि से लेकर बहुत गंभीर प्रकार की सजाएं जो है वो भारत के अफसर बन चुके अंग्रेज लोग उन सामान्य व्यक्तियों को सजा के स्वरूप में ये सारी शिक्षा प्रदान करते थे। ध्यान रखना, ये सजा के स्वरूप में है। इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। मतलब सिर्फ पुरुष वर्ग नहीं पर महिला, उस वक्त भी महिलाएं जागृत थी और आज भी जागृत हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि महिलाएं या लेडीज या औरतें सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन और सिर्फ घर के कामकाजी समय में ही उनका समय व्यस्त होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त भी बहुत सारी महिलाएं ऐसे थी जो उस वक्त अंग्रेजों के सामने लड़कर मुकाबला करने के लिए तैयार थी। ये बड़े गौर फरमाने की बात है कि उस वक्त महिलाएं भी उतनी सशक्त और जागृत थीं। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प, ध्यान रखना शब्द मैं फिर से बोल रहा हूं, एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जो चाहे वो प्राप्त ना कर सके। यहां पर क्या बात बताई गई है, हमारे एकता के बारे में बताया गया है कि भारत देश में शायद आज से पूर्व जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, बहुत सारे लोगों ने हम पर आक्रमण किया, बहुत सारी बातें ऐसी थी कि फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, बहुत सारे लोग आए, पर कहीं ना कहीं एक बात तो हमें भारत की एक दुर्भाग्यशालीता या एक जिसे बोलते हैं माइनस पॉइंट, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कभी भी एक रूप, कभी एकजुट होकर कभी भी किसी के सामने नहीं लड़ पाए और उसी की वजह से भारत देश को बहुत कुछ भुगतना पड़ा और उनकी उन गलतियों की वजह से आज भी भारत देश बहुत कुछ भुगत रहा है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? मैं तो यकीन और विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर हम थोड़े ज्यादा जल्दी आजाद हो गए होते तो शायद आज जो भारत की गंभीर परिस्थितियां पैदा हो गई है वैसी परिस्थितियां शायद न होती। आज भी भारत में गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ठीक है, जनसंख्या अनुपात, लिंग अनुपात, लड़के और लड़कियों की जनसंख्या, ठीक है, ये सब सारी समस्याएं जो है वो भारत का द्वार खटखटा रही है कि अब हमारा कुछ करो, हमारी कोई मदद करो। और उनमें भी एक जोरदार बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की एक बेरोजगारी की समस्या पढ़े लिखे मनुष्य को, अगर एक 25-27 साल का व्यक्ति
पढ़ लिख रहा है और उसे मुकम्मल जॉब या नौकरी नहीं मिल रही है, सही आय नहीं मिल रही है, तो वो अपने घर का, परिवार का गुजारा कैसे करेगा? बस ये सारी समस्याएं जो है वो भारत में आज भी मौजूद है। शायद आप लोगों ने बहुत सारी पुरानी फिल्मों में और बहुत कुछ ऐसी फिल्में, जैसे एक पिक्चर आई थी मनोज कुमार की और अमिताभ बच्चन, जिसमें वो आर्मी में दिखाया गया है, उसका एक हाथ कट जाता है आर्मी में, फिर वो वापस आता है और उस पिक्चर का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। और उस वक्त के ज़माने में भारत की अब आने वाली स्थिति में कौन कौन से मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं, वो सारी बातें उसमें बताई गई हैं। शायद अगर मौका मिले तो वह फिल्म देखना, और उस पिक्चर में वो सारी बातें बताई गई है जो आज हमारे भारत में हो रहा है। शायद यह निंदनीय है और ऐसा भी नहीं है कि उसमें सुधार नहीं होगा या नहीं करना चाहते हैं, पर हमारी जनसंख्या 135 करोड़ के करीबन हो चुकी है, तो शायद हम सब उन व्यक्तियों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। बस यही एक दिक्कत और मुश्किल हालात का हम सामना कर रहे हैं। तो ये था पाठ प्रवेश। अब हम मूल पाठ, डायरी का पन्ना, जिसमें कहां से क्या, कैसे, किस तरह से लिखावट लिखी गई है, कौन सी बात बताई गई है, उन बातों को गौर फरमाते हुए देख रहे हैं। ठीक है, मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या हालात थे, क्या क्या कौन सी बातें थी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा विस्तार पूर्वक। टाइटल है डायरी का एक पन्ना, एक पृष्ठ। जैसे ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, उसी तरह से इसमें जो लिखा हुआ है, बस उस वक्त भी जैसे पुराने जमाने में राजाओं के पास ताम्रपत्र हुआ करते थे। जी हाँ, मैं दूसरी बार बता रहा हूं, ताम्रपत्र वो तांबे के पेपर के स्वरूप में होता था, फोल्ड करा जा सकता था और उसमें दस्तावेज वगैरह सारे जो है वो लिखे जाते थे। उसको बोला जाता है ताम्रपत्र, जो दस्तावेज के स्वरूप में नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय और उन सब में आज भी बहुत सारे ऐसे पुराने, भारत सरकार के म्यूजियम में भी ऐसे बहुत सारे ताम्रपत्र मौजूद है जिनमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। पाठ की शुरुआत में कौन से दिन क्या हो रहा है, उस दिन का महत्व बताया गया है। 26 जनवरी, ध्यान रखना, 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, 26 जनवरी 1931 के दिन, आज के ही दिन भारत के अंदर सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, मतलब वो दूसरी बार करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी, जिसके लिए काफी तैयारियां, बहुत सारी तैयारियां। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर पर अगर कोई छोटा सा प्रसंग है, कोई शादी ब्याह, क्या कोई मुंडन, ठीक है, या कोई और रस्म है, तो हमारे घर पर सिर्फ 500-700 लोग आते हैं, तो भी हम बहुत सारे टेंशन में होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थापन में हम रुके हुए होते हैं। पर ये तो देश का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व, देश की आजादी की बात थी, तो वो तो एक अलग और एक विस्तृत होना ही था। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, मतलब लेखक ये बता रहे हैं कि गत वर्ष में हम कुछ उतना ज्यादा नहीं कर पाए थे जितना होना चाहिए। ध्यान रखना, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया, मतलब हमारी ताकत जितनी थी उससे भी ज्यादा हमने भारत के लिए किया है। ध्यान रखना, केवल प्रचार प्रसार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। अब शायद आप लोगों को हंसी आएगी कि एक सिर्फ राज्य के किसी एक नगर में, और वो भी सिर्फ 2000 रुपये। क्या शायद आपको विश्वास आ रहा है? आज के जमाने में 2000 रुपये की कोई कीमत नहीं है। 2000 रुपये में कोई अच्छी से अच्छी चीज हम लेने जाए ना तो भी नहीं मिल रही है। आजकल जो शू वगैरह, जो शूज जो बच्चे पहनते हैं, आजकल उनकी कीमत 5000, 7000, 10000 हो गई। तो उस वक्त सोच लो 2000 रुपया सिर्फ इन्होंने। पर उस वक्त एक बात ये भी है कि उस वक्त महंगाई आज जो आसमान छू रही है, उतनी महंगाई
नहीं थी, पर उतने पैसे भी लोगों के पास नहीं थे। लोगों का जीवन जो है वो एक सामान्य प्रकार का जीवन था। उनकी जो बातें सारी थी, उनका जो जीवन जीने का तरीका था, उनका जो जीवन गुजर बसर करने की जो बातें थी उनकी, वो सब एक सामान्य रूप से थी। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं, कोई दिखावा या कोई व्यक्ति कोई गाड़ी लाया है तो लाओ मैं भी चलो एक गाड़ी ले लूं, ऐसा नहीं है। आज के जमाने में क्या है कि बाजू वाला पड़ोस वाला गाड़ी लाए तो मैं भी कहीं से भी लाऊंगा, भले ब्याज पे लाऊं। पर लोग ऐसा मानते हैं कि उस वक्त के जमाने में लोग पैसे की अहमियत को समझते थे। आज आप जाओगे एक छोटे बच्चे को सिर्फ 10 रुपया दोगे, वो बोलेगा इसमें आता क्या है। आज आप उस बच्चे को 10 क्या 50 रुपये दोगे तो भी वो 50 रुपए की एक ही चॉकलेट लाएगा, वो भी डेरी मिल्क, शायद उससे भी उसको संतोष न हो। ध्यान रखना। तो ये उस वक्त की बात है जब 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 54 रुपया चलता था। ध्यान रखिएगा। और मेरा खुद का जन्म जो है वो 1984 में, और 5 साल के बाद 1990 के करीबन बात है, मैं जब स्कूल जाया करता था तब उस वक्त मैं खुद, मेरी मम्मी जो है, मेरी माताश्री जो हैं, वो मुझे कभी कभार 5 पैसे दिया करती थी। और उस 5 पैसे में ढेर सारे सिंग चने, आजकल के जो पड़ी का पैक, जो आजकल का जो भोजन जो क्या बोलते हैं पैकिंग में आता है, ऐसा भोजन उस वक्त कहीं मिलता ही नहीं था। सिंग चने या बिस्किट या कोई कुल्फी या ऐसा कुछ आता था और पूरी जेब भर जाती थी। तो ये उस वक्त की महंगाई नहीं है। उस वक्त उतने पैसों की कीमत लोग जानते थे कि हमारे पास इतने पैसे हैं तो हमें क्या करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, कितने। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पेपर में, जैसे विजय माल्या या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोन ले लेते हैं और फिर बैंक का दिवाला निकाल देते हैं, और उनका दिवाला निकल भी जाता है। उनको NPA कहते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट। क्या कहते हैं, फिर से सुनना, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट कहते हैं। जो लोन वगैरह जो दी जाती है बैंक से, वो सरकार के खाते में वापस या बैंक के खाते में वापस नहीं आती है, तो उसको फिर वो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट में जाने दिया जाता है। ये फर्क, उस वक्त ऐसा नहीं था भाई। और उस वक्त इतने उद्योग नहीं थे, उतने कल कारखाने नहीं थे, लोगों को उतनी रोजी रोटी नहीं मिलती थी, लोगों को खेती के ऊपर ही पूरा निर्भर रहना पड़ता था। अगर बारिश नहीं आई, और बहुत बार तो ऐसा होता था कि बारिश भी नहीं आती और टैक्स और कर के स्वरूप में अंग्रेजों को बहुत कुछ धन, धान्य, अनाज वगैरह जो है वो देना पड़ता था। ठाकुरशाही चलती थी उस वक्त। जो लोग, हम ये मानते हैं कि जो लोग सामान्य 2-4 बीघे के मालिक है, एक साल बारिश नहीं आई और उनको फिर थोड़े ब्याज पे पैसे चाहिए, वो सारे पैसे वगैरह 3%, 6%, 10%, बहुत सारे ऐसे ठाकुर आप लोगों ने पिक्चरों में भी देखा होगा कि वो जमीन भी ऐंठ लेते थे और वो ब्याज का चक्र जो है वो हमेशा लगातार चलता रहता था। और किसान उस वक्त से ही आत्महत्या करना सीख चुका है। आज कर रहा है वो कोई नई बात नहीं है, पर दिक्कत ये है कि आज बहुत सारे किसानों की जो हालत है वो कोई समझ नहीं रहा है। तो क्या हम इसी नीति पे चलेंगे? क्वेश्चन मार्क में लग रहा हूं। क्या हम इसी नीति पे चलेंगे? भारत तो खेती प्रधान देश है, खेती उसका मुख्य व्यवसाय है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र नहीं है। फिर से गौर फरमाना, मैं बोल रहा हूं भारत जो है वो कि खेती प्रधान देश है। अनाज उगाना, अनाज की पैदावार, चाहे गन्ना, मक्का, सरसों या जो भी उगाए, चना वगैरह, दाल वगैरह, कुछ भी। और आपको एक बात ये भी सामान्य जानकारी के लिए दे दूं मैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो अनाज, पल्सिस वगैरह जो है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं है, आयात करता है बाहर के देशों से। इतनी हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, सोच लो। तो ये फर्क है कि उस वक्त के जमाने के 2000 में मैंने ये सारी बातें ली, उसका कारण ही यही है कि आजकल के बच्चों को, शायद आपको भी आपके पापा अगर ऐसा बोले कि जा बेटा ले 2000 और तू अच्छे कपड़े ले आना, तो आपको ऐसा लगेगा कि 2000 में आता क्या है पिताजी। अरे भाई तुझे पता नहीं है, तूने मेहनत नहीं की है। 2000 में क्या आता है? उस गरीब को पूछ जिसने 2 टाइम का खाना नहीं खाया, उस किसान को पूछ जिसको वो अनाज के पैसे नहीं मिले, उस व्यक्ति को पूछ जो लोन का हफ्ता नहीं भर पाया। इतनी 2000 रुपये की कीमत लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं, बस यही दिक्कत है। ठीक है, देखिए फिर प्रचार प्रसार में उस वक्त 2000 रुपया इकट्ठा किया गया था और खर्च भी किया गया। दूसरी बात ये भी है, आजकल के जो चुनाव होते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी चल रही है भाजपा की। उससे पहले भी
भाजपा की, और उससे पहले 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार चलती थी। और शायद ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में लोकशाही चलती है। क्या चलता है? लोकशाही। लोग अपने पवित्र और कीमती मत को किसी जगह देते हैं और वो अपने नेता को चुनते हैं, और वो नेता उनके प्रतिनिधि के स्वरूप में किसी जगह जाता है, और उसके बाद वो राज्यसभा का मेंबर या तो लोकसभा का मेंबर बनता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शायद उसका फुल फॉर्म ये है। और वहाँ का वो मेंबर पार्लियामेंट का बनता है, और उसके बाद वो प्रजा के और लोगों के प्रश्न जो है वो वहाँ पर उठाना और उनके लिए सारी बातें तय करना कि भाई इनके लिए क्या किया जाए, किस तरह से भारत की मदद की जाए, किस तरह से भारत के लोगों का दुख दूर किया जाए। पर शायद दुर्भाग्य की बात यह है कि सभी लोगों को शायद न्याय देना संभव शायद नहीं हो पा रहा, ये दिक्कत है। और एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि उस वक्त के जमाने में भी और आज के जमाने में इंसान के मत को खरीदना, मतलब पैसे से या तो शराब से या तो धाक धमकी से या जबरन ये सब नाटकबाजी के स्वरूप में, या तो फिर उस केसों को बदल देना या व्यक्ति का अपहरण कर लेना या जानबूझकर लड़ाई करना, ये सब मामले जो है वो आज भी बनते हैं। और लोकसभा के और विधानसभा के जो चुनाव है उन सब में ये गहमा गहमी हमेशा होती रहती है, ठीक है। पर बात मुख्य ये है कि उस वक्त 2000 रुपये थे और आज शायद 200 करोड़ रुपये एक राज्य जो है वो शायद खर्च करता है, और उससे भी खर्च जो है वो कभी कभार कम पड़ जाता है। ऐसी नौबत शायद बहुत बार आ जाती है, तो ये ध्यान रखना है हमें। खर्च किया गया था, सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्य करता थे उनके घर जा जाकर समझाया जाता था। देखो एक बात ये भी है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, पर एक साथ 10, 20, 50 लोग अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए तो उस एकता का एक बहुमूल्य स्वरूप होता है, और उस एकता के लिए उसको कोई इनाम नहीं मिलने वाला है, पर वही एकता एक बल दर्शाती है कि हम समूह में हैं, हमारा नुकसान करने की जो बात तुम सोच रहे हो वो शायद ना भी हो। और यहाँ पर ये बात ये बताई गई है, ध्यान रखना लास्ट शब्द पहले पैराग्राफ के, कि वे सारे काम का भार अपने समझते थे, मतलब अपना कोई घर का ये परिवार है, घर का हमारा जो राज्य है, हमारा देश है, वो हमारी जिम्मेदारी है, और सारा भार अपने ऊपर लेकर, और इसी तरह से जो कार्यकर्ता थे उनके घर जाकर समझाया जाता है, मतलब हर एक व्यक्ति के घर घर जाकर। उस वक्त इतनी फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या टिकटॉक या ऐसी कोई भी मोबाइल की कोई फैसिलिटी थी ही नहीं। अरे भाई मुझे अब तक याद है कि 1990 या 95 के करीबन जब फोन आए थे, पेजर आया था पहले, और उसके बाद फिर फोन आए थे, और उसमें 16 रुपया तो इनकमिंग का था, 16 रुपीज सिर्फ इनकमिंग का, आउटगोइंग का तो मुझे भी याद नहीं है। पर सोचो आजकल तो शायद जियो की और सबकी मेहरबानी की वजह से, धीरू भाई की मेहरबानी की वजह से ये सब सारा हमें फ्री इनकमिंग मिल रहा है, सिर्फ आउटगोइंग और नेट वगैरह जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पर उस वक्त के ज़माने में इतनी सारी सफल सुविधाएं नहीं थी, भारत उतना आधुनिक नहीं हुआ था, और भारत आधुनिक होने की कोशिश कर रहा था, अभी हुआ नहीं था। शब्द मेरे गौर फरमाइएगा, आधुनिक हुआ था पर अभी हुआ नहीं है। ऐसा मानते थे लोग कि आधुनिक हो गया है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि हमें आज़ादी नहीं मिली थी, किसी और के अधिकार के नीचे हम चल रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी आज़ाद नहीं हुए। लोग आज़ादी का बहुत बार गलत मतलब और गलत अर्थ निकाल देते हैं, गलत वाक्य निकाल देते हैं, गलत बात निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10th में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उनके मम्मी पापा जो है उनको मोटरसाइकिल, एक्टिवा या स्कूटी या बाइक वगैरह दे देते हैं, उनके पास लाइसेंस होता नहीं है, और वो हवाई जहाज की तरह उड़ाते रहते हैं, और एक आध दो बार जब एक्सीडेंट हो जाता है तब उनको एहसास होता है कि नहीं, मम्मी और पापा की बात है वो बिल्कुल सही साबित हुई और हमारी गलती थी, हमारे पास लाइसेंस ही नहीं है, तो हमें एक्टिवा या स्कूटर चलाने का कोई हक नहीं है। शायद किसी गरीब की या किसी भी व्यक्ति की, वो गरीब हो अमीर है, इससे क्या फर्क पड़ता है जब उसकी जान चली जाए या उसको लग जाए या उसको जिंदगी भर की अपाहिजता, उसके हाथ या पैर टूट जाए, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर बताया गया है,
बड़े बाजार, यहाँ पर नाम दिया गया है बड़े बाजार, ध्यान रखना। यहाँ पर दूसरा नाम दिया गया है पैराग्राफ का, बड़े बाजार। एमपी में एक जगह है, ग्वालियर से अंदर अगर सटे गांव में जाएं तो लश्कर नाम का और बड़ा बाजार बोलते हैं, उस जगह का नाम है जहाँ पर बहुत सारा बाजार भरा जाता है और बहुत सारी घर की चीजें जो है वो वहां से खरीदी जा सकती है। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। सोच लो, उस वक्त बड़े बाजार के हर मकान पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जा रहा था या लग ही गया था। उसका मतलब ये है कि लोगों को पता था कि आज जो आंदोलन होने वाला है वो अद्भुत, अकल्पनीय, निराला, और जो आज बात होने वाली है वो शायद आने वाले दिनों में कभी भी हो नहीं सकने वाली थी। इसलिए मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूं कि बड़े बाजार के प्रायः हर मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कोई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो, मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो, ऐसा माना जाता था। बहुत सारे मकान, बहुत सारे गली, बहुत सारे मोहल्ले ऐसे सजाए गए थे कि भाई हमें आजादी मिल गई है और उस आजादी का जो अलग जगाना हमारा जो काम है वो बातें सारी चल ही रही है, ठीक है। और बात यह है कि हम क्या करें, उस वक्त की बात देखी जाती है। उस वक्त हम सोचते हैं कि भाई ये सारे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं, ये सारे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं। पर बात यह है भाई, तू उसी देश में रह रहा है, उसी देश का नागरिक है, ये तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है कि तुम अपनी आज़ादी के लिए कुछ करो ना करो, पर देश की आज़ादी के लिए कुछ तो करोगे ना। बस ये बात जो है वो हमेशा देखी जाती है। और मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ कि बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। सोच लो, कलकत्ते के बाजार के अंदर कोई दुकान है, कोई मकान है, कोई सी भी बात है, उन सब में वो सारी जगह पर वो झंडे लगाए गए। अच्छा, पताका लगाना, झंडे का एक अर्थ ये भी होता है पताका। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में वो पताका लगाई हुई होती है और उन पताकाओं के आधार पर जैसे कोई राजा किसी देश का किसी और देश पर हमला करता है, किसी एक राज्य का जो राजा है किसी और राज्य पर हमला करता है, तो सबसे पहले उसकी पताका देखी जाती है कि उसकी पताका के अंदर कौन से निशान है, कौन सा रंग है। उससे पता चलता है कि ये मगध का है या ये पाटलिपुत्र का है, या तो ये राजस्थान से या कौशल देश से या गांधार देश से या हस्तिनापुर से या कहीं से भी कौन सा राजा आक्रमण कर रहा है। तो उस पताके या मतलब झंडे से पता चलता था कि ये युद्ध करना चाहते हैं, ध्यान रखना। और जो राष्ट्रीय झंडे होते हैं वो चिन्हित इसलिए भी किए गए थे, राष्ट्रीय झंडे चिन्हित इसलिए भी किए गए थे क्योंकि वे सारे ये एक अंदेशा, एक आगाज था कि अब भारत को धीरे धीरे शायद तत्काल नहीं पर आज़ादी तो जरूर मिलने वाली थी। भारत को तत्काल नहीं पर आज़ादी तो 110% मिलने ही वाली थी, ठीक है। और जिसे देखा जाता था, जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे को हम घर जाते हैं, हमारे भाई बहन के साथ हम मिलते हैं और उस वक्त हम उसको ऐसा बोलते हैं, ले बेटा एक चॉकलेट, ले भैया एक चॉकलेट, लो दीदी एक चॉकलेट, और हम आज पिक्चर देखने जाएंगे, आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे, आज हम फन वर्ल्ड में जाएंगे। तो उसके जो चेहरे का जो नूर होता है वो एक अलौकिक प्रकार का होता है जो पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। वैसे ही हमारे देश के प्रति हमारी जो लगन है, उस लगन को कैसे किस प्रकार से हम बता सकते हैं, वो बातें यहाँ पर बताई गई है। और एक उत्साह और एक नवीनता, क्या बताया गया है, एक उत्साह और एक नवीनता एक अलग प्रकार की मालूम होती है। क्यों? क्योंकि वो देश को आजाद पाना चाहते थे। उनके मन की बातें उनके चेहरे से, आपने एक बात नोटिस की हो, जैसे मान लीजिए क्लास में कभी कभार किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है, तू मैं थोड़ी छिड़ जाती है, बात आपस में बनती नहीं है, हमारा मुंह जो है वो थोड़ा सा उतरा हुआ या लटका हुआ है, और हम घर जब जाते हैं तो हमारी मम्मी, हमारी माताश्री या हमारे पिताश्री हमें बोलते हैं कि आज कुछ क्लास में हुआ था क्या। उनको तुरंत ये हमारा जो चेहरा है वो तुरंत हमारा फेस मोबाइल पकड़े ना पकड़े फेस स्कैनर से
पर हमारे घर वाले, हमारे चेहरे से उनको तुरंत पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो ये बात है सारी कि आज़ादी के लिए एक प्रकार की, अलग प्रकार की नवीनता और उत्सुकता मालूम होती है, ठीक है। और लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी, आज से पहले कभी भी ऐसी सजावट कहीं पर भी हुई नहीं थी। यहाँ डायरी का पन्ना जो ये पाठ है उसमें मुख्य रूप से बात ही यही बताई गई है कि आजादी के लिए हम कितने लड़ सकते हैं, कितनी बातें बता सकते हैं, कितनी बातें लोगों को समझा सकते हैं और कितने लोगों को हमारे में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के सामने उतने सामान्य स्वरूप में थोड़े लोगों का टिक पाना बहुत मुश्किल था। दूसरी बात, अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो डिवाइड एंड रूल वाली थी। अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो डिवाइड एंड रूल वाली थी और इसीलिए भारत सरकार जो है वो भारत के बहुत सारे हिंदुस्तान के ही लोगों को, जैसे मंगल पांडे, ऐसे ही बेचारे मजबूर लोगों को अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में ले ले रहे हैं और वही लोगों का उपयोग उनके ही भाई बंधु हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने में वो कभी भी पीछे हटे नहीं है। जैसे वो पेड़ जब कट रहा था तब पेड़ रोने लगे कि भाई किसी ने पूछा पेड़ आप रो क्यों रहे हैं, तो पेड़ का ये कहना था कि हमें काटे उसका कोई गम नहीं है, पर हमारे ही लोग हमारे हाथा बनकर हमें कुहाड़ी से हमें काट रहे हैं, दुख इस बात का है। तो हमारे हिंदुस्तान में भी यही बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई लाखों लोग लेकर हिंदुस्तान में नहीं आए थे, पर हिंदुस्तान में धीरे 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 व्यापार करने वाले लोग, सोच लो, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, जो नौकर बनकर आए थे वो सेठ बनकर बैठ गए और जो सेठ थे वो गुलाम बनकर रह गए। सोच लो, तो उन्होंने कैसी युक्तियां या कैसे तर्क वितर्क किया, कैसी बुराइयों का कहते हैं जिसको अपराध ऐसे लगाए होंगे भारत के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर कितने जुल्म ढाए होंगे, ठीक है, कि उन्होंने उस बात तक कि वे पूरा भारत देश हमारा जो है वो हमारे हाथ से चला गया और हम गुलाम बनकर रह गए। ये उनकी जो नीतियां थी, उन नीतियों के कारण ही ये सब हुआ है। फिर पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। ध्यान रखना, वाक्य बहुत जोरदार है और बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है कि भाई पुलिस बड़े बाजार में प्रायः गश्त देकर पहरा क्यों लगा रही थी। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार 144 कलम लगती है शायद भारत में और हिंदुस्तान में, और बहुत सारी जगह कर्फ्यू की तरह, कश्मीर की तरह लग जाती है, तो उनमें 4 से ज्यादा आदमियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होती है। उसी तरह से उस वक्त भी वो पुलिस जो है वो गश्त मतलब ये पेट्रोलिंग करना या चक्कर लगाना पूरे शहर में या गांव में जहां पर ड्यूटी और ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उस वक्त तो अंग्रेज अपने नियम चलाते थे, वो किसी की भी गिरफ्तारी कर सकते थे, किसी को भी बिना वारंट के मार सकते थे, किसी को भी कुछ भी किसी भी अपराध के तहत उनको गिरफ्तार करके उनको सजाए मौत भी दे सकते थे। क्यों? क्योंकि सब कुछ उनका ही था, पुलिस भी उनकी, गवर्नमेंट में जज भी उनकी, कोर्ट भी उनकी, वकील भी उनका, सब कुछ उनका। हम तो सिर्फ बस ऐसे एक पुतले बन के खड़े रह गए थे। बस ये जो हमारे चुप रहने की जो बातें हैं वो बहुत बार खटकती है शायद लोगों को कि भाई हम क्यों ना लड़े, हम क्यों इस प्रकार से ना जिए कि हमारी आजादी जो है वो हमें तत्काल मिल जाए। और गांधी जी के और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जो विचार है वो गांधी जी से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे, विपरीत थे। उसका कारण ही मैं बोल रहा हूं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि गांधी जी और ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह और बाकी बहुत सारे, बिस्मिल्लाह खान और बहुत सारे लोगों के जो विचार है वो नहीं मिल रहे थे। उसका कारण यही था क्योंकि गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन में मानने वाले थे और ये सब सारे हिंसात्मक आंदोलन तो ठीक है, पर हमारा एक मरा तो चलो सामने वाले के एक आध दो मर जाए कोई गम नहीं, हम मर जाए तो भी कोई गम नहीं। तो ऐसी एक वृत्ति हमारे लोगों में थी और दोनों तरफ से वो बातें हमेशा चल रही थी, ठीक है। और हाँ, एक बात मुझे ये भी याद आ रही है कि पुलिस में भी बहुत सारी रैंक होती है। जैसे अभी गुजरात पुलिस की अगर बात की जाए तो सबसे छोटे कांस्टेबल, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर जो पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर, फिर उसके ऊपर पीआई पुलिस इंस्पेक्टर, उसके ऊपर डीवाईएसपी, फिर एसपी, फिर सीपी, फिर जेसीपी और ऐसे
फिर डीजीपी और डीआईजी और ज्वाइंट कमिश्नर, जेसीपी और सीपी और फिर डायरेक्टर जनरल, जैसे मतलब डीजी वगैरह जो होते हैं वो गुजरात के पुलिस के अंदर जो मतलब सारे पद पर होते हैं, उस तरह से उनका ये रैंक होता है और उस रैंक के हिसाब से उनको सारे काम दिए जाते हैं। ये तो जस्ट सिर्फ आपको चर्चा में बने रहने के लिए और आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने ये सिर्फ बातें बताई गई है कि आप अगर ऐसा तो होगा नहीं कि जिंदगी में कभी, मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी को भी पुलिस स्टेशन जाना ना पड़े, पर अगर जाना पड़े तो ये सब बातें हमें याद रखनी चाहिए, सीधे ऑफिस में घुस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शायद एक बात यह है कि लोग हमारे बारे में ऐसा ना सोचे कि भाई इन व्यक्ति में मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये सब सीखने वाली बात है, ठीक है। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर मतलब तैनात थे, मतलब ये हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो है पुलिस वाले, जो हर जगह तैनात थे और हर जगह वे अपनी तैयारियां और अपनी बातें जो है वो रखने के लिए, और लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोगों का बर्ताव कैसा है, ये सब सारी बातें देखने के लिए वो सब तैयार थे। और वो शायद अगर ऑर्डर मिलता लाठीचार्ज तो शायद वो लाठीचार्ज भी करते रहते। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी, कई घुड़सवारों का प्रबंध था, मतलब घोड़े पर बैठकर पहरा देने वाली पुलिस का भी प्रबंध किया गया था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था कि बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। क्या कर लिया था पुलिस ने? सवेरे से ही घेर लिया था। मतलब जैसे मान लीजिए आज रूपाणी सरकार है, हमारे भारत सरकार की, मोदी जी की सरकार है, और कोई आंदोलन की कोई बहुत बड़ा विषय इकट्ठा हो जाए और कोई ऐसा बोले कि हम यहाँ आज आंदोलन करने वाले हैं, तो उन आंदोलनकारियों को वहां जाने से पहले ही रोक दिया जाए, ताकि वो बड़े पार्क या कहीं मैदान में जा ही ना पाए और कोई आंदोलन भी ना हो और कोई वो देश की अर्थव्यवस्था या नागरिकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत या तकलीफों का सामना करना न पड़े। इस तरह से बातें इन्होंने सवेरे से ही पुलिस ने उन मैदानों को घेर लिया था, ताकि किसी भी व्यक्ति की कहीं से भी प्रवेश करने की कोई उम्मीद ही नजर ना आए। अब मॉन्यूमेंट के नीचे, जगह का नाम है, ध्यान रखना, मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, ध्यान रखना ये कि मॉन्यूमेंट जहां जगह है वहां पर शाम को एक सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। इन लोगों ने जो एक क्या बोलते हैं कि एक योजना तैयार की थी कि भाई शाम को 6 बजे या 4 बजे या जो भी टाइम था वो 4 बजे वहां पर मॉन्यूमेंट के नीचे सब सारे इकट्ठा होने वाले थे और झंडा फहराने वाले थे। उसको तो सुबह 6 बजे से पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहरा, मतलब सुबह में ही बहुत सारे लोग अति उत्साहित थे और उन्होंने अपने उत्साह के कारण बहुत सारी जगह पर झंडे लगा ही दिए थे। उनसे रहा ही नहीं गया, क्योंकि हम आजाद होने वाले थे और वो आजादी का एक अपना अलग जगाना एक मौका होता है। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अच्छा, यहाँ पर ये बात बताया गया कि बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री, आप लोगों को शायद पता हो या ना हो अलग बात है, पर मैं आपके लिए सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि भारत में मुख्य रूप से 2 ऐसे विद्यार्थी संघ, विद्यार्थी यूनियन चलते हैं। एक है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा का है, भारतीय जनता पार्टी का, और एक है NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस की सरकार चलाती है। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार बहुत सारी जगह पर ये सब जो है वो आपको कॉलेज में काम में आएंगे। कॉलेज के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, पेपर लीक होता है, या तो फिर कोई और प्रॉब्लम होता है सब्जेक्ट के रिलेटेड या किसी एजुकेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होते हैं, फीस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लमों को अगर आप सीधे तौर पर जाते हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उसको वीसी कहते हैं, वाइस चांसलर, और वे अगर सुनते नहीं हैं तो बहुत सारे यूनियन के ऐसे प्रमुख होते हैं और वे प्रमुख जो है वो विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर उनके साथ जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और उनका हल निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ विद्यार्थी आप सबको आज का ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे जहाँ पर ये अधूरा पाठ हम पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।